दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मेरी कहानी है मेरी पत्नी काव्या की। हम बहुत गरीबी में पले बड़े हुए थे, लेकिन हमारे पापा हरिनाथ ने हमें कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया। हमारे भाई जिनके साथ हम हंसते खेलते बड़े हुए, अचानक लालच और नफरत के मोड़ पर खड़े हो गए और उसी वक्त एक पुराने लॉकेट ने हमारी तकदीर बदल दी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि यह मामूली सा लॉकेट हमारे घर, हमारी इज्जत और हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई का कारण बनेगा। और वही लॉकेट जो रघुवीर सिंह के हाथों में था, उसने हमारी दुनिया को पलट कर रख दिया। दोस्तों, इस लॉकेट की सच्चाई सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और जो हम खो चुके थे वो भी अचानक हमारे सामने आ जाएगा। और जब मैंने लॉकेट देखा, मेरी चीख निकल गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक लॉकेट जो मेरी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख देगी। तुम्हारे पास ये लॉकेट कहाँ से आया और तुम इसे इस तरह क्यों छुपा कर रखती हो, जैसे यह तुम्हारी जान हो? रघुवीर सिंह की आवाज़ में इतनी हलचल थी कि लगता था जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वही आदमी जो कुछ लम्हे पहले हमारे बच्चे को धक्के देकर बाहर निकल रहा था और हमारे सामान को गली में फेंकने की धमकियां दे रहा था, अब उस पुराने लॉकेट को देखकर सब खड़ा था। काव्या, मेरी पत्नी, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, उसके सामने हाथ जोड़ रही थी। मैंने हैरत से उसे देखा। उसने अपनी छोटी मुट्ठी में दबा हुआ लॉकेट रघुवीर सिंह की हथेली पर रख दिया। उनके चेहरे पर रंग बदलते ही हमने महसूस किया कि यह मामूली सा जेवर उनके लिए किसी खोई हुई खजाने की तरह कीमती बन गया था। रघुवीर सिंह की नज़रें लॉकेट पर जमी हुई थी और उनके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज लौटा दी हो। हम दोनों पति पत्नी उस वक्त यह नहीं जानते थे कि यह छोटा सा लॉकेट हमारी तकदीर बदल देगा और इसके पीछे छुपी कहानी हमारे जीवन की राहें हमेशा के लिए मोड़ देगी। यह वही पल था जब हमारी ज़िंदगी का नया मोड़ आना था, लेकिन इस जगह तक पहुंचने के लिए हमें दुखों और परेशानियों की उन सभी गलियों से गुजरना पड़ा जो हमें शहर की सकरी गलियों में ला खड़ा कर चुकी थी। मेरा ताल्लुक एक बेहद गरीब परिवार से था। हम 3 भाई थे और मैं सबसे छोटा। हमारा बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन हमारे पास एक अनमोल चीज़ थी, पापा हरिनाथ का छोटा सा घर। मेरे बड़े भाई मेहनत मजदूरी करते थे, पर पापा हमेशा कहते थे कि मेहनत में ही सुकून है। पापा एक सरल और अपने आप में मजबूत इंसान थे, जिन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वह घर हमारे लिए सुरक्षित ठिकाना था, जहां हम दुनिया की सारी कठिनाइयों से बचे रहते थे। पापा शाम को काम से लौटते और हम उनके पास बैठकर उनके जीवन की अनुभव सुनते। वह घर खुशियों का केंद्र था, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि वक्त इतनी जल्दी बदल जाएगा और यह छत भी एक दिन हमसे छीन ली जाएगी। जैसे जैसे मैं जवानी की ओर बढ़ा, पापा ने मेरी शादी काव्या से करवा दी। काव्या भी गरीब घराने की लड़की थी, लेकिन उसके धैर्य और सरलता ने हमारे छोटे से घर को स्वर्ग बना दिया। वह छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहती और मुझसे कभी ऐसी कोई मांग नहीं रखती जो मेरी पहुंच से बाहर हो। लेकिन जैसे ही पापा हरिनाथ का देहांत हुआ, हमारी दुनिया बदल गई। मेरे भाइयों का व्यवहार बदल गया। जो कल तक एक साथ बैठकर खाना खाते थे, अब उनके मन में सिर्फ जायदाद के बंटवारे की लालच थी। पापा के जाने के बाद उन्होंने घर को बांटने का फैसला किया। उनका कहना था कि अब हम सब साथ नहीं रह सकते और अपना अलग रास्ता चुन ले। इसे सुनकर मेरे दिल पर ऐसा झटका लगा जैसे मैं बयान ही नहीं कर सकता। रिश्तों की यह करवाहट मेरे लिए बिल्कुल नई थी। काव्या ने मुझे समझाया, अजय, यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पर मैं अपने भाइयों की इस बेवफाई की उम्मीद नहीं कर रहा था। पापा का घर जो कभी प्यार का किला था, अब लालच और नफरत का प्रतीक बन गया था। दीवारों के बीच अपनापन कहीं खो गया था। मैंने महसूस किया कि इस जगह रहना मेरे लिए सिद्धांतों के खिलाफ है। मुझे अपने और काव्या के लिए कोई सुरक्षित रास्ता तलाश करना होगा। वो 3 कमरे का घर था, जिसमें प्रत्येक भाई को बस एक कमरा मिला। जब जायदाद बांटी गई तो
तो कमरे के आगे का साझा बैठक या खुला हिस्सा नहीं बचा। ऐसे में वहाँ रहना केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि काव्या के लिए मुश्किल बन जाता। और मैंने जब देखा कि भाई किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं था और वह एक एक इंच जमीन के लिए भी लड़ने को तैयार था, ऐसे में उनसे बड़ा फैसला किया। उसने अपना हिस्सा बड़े भाई को दे दिया और जो थोड़ी बहुत रकम मिली उसको लेकर दूसरे शहर जाने का इरादा किया। काव्या ने भी उसका पूरा साथ दिया और हम दोनों नाम आंखों के साथ उस घर को छोड़ आए जहाँ मेरा बचपन गुजरा था। हमने अपने सपने और यादों को एक छोटी सी थैली में बंद कर दिया और एक अजनबी मंजिल के तरफ निकल पड़े। हमें यह भी नहीं पता था कि यह शहर हमें किन मुश्किलों में डालने वाला है और हमारी ज़िंदगी को किस मोड़ पर खड़ा करेगा, जहां हमारी इज्जत और छत का फैसला एक पुराना लॉकेट करेगा। सफ़र लंबा और रास्ते कठिन थे, लेकिन मेरे साथ काव्या का हौसला और पापा हरिनाथ का आशीर्वाद था जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि अब हमारी मंजिल वह शहर था जहाँ हमें कोई नहीं जानता और हमें अपनी पहचान खुद बनानी थी। यह जुदाई बहुत तकलीफ दे रही थी, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें यह कुर्बानी देनी ही थी। ऐसे में हम एक नए सफ़र की ओर बढ़े जिसकी मंजिल का हमें अभी तक पता नहीं था और कोई इशारा भी नहीं था। शहर की भीड़ ने हमारा स्वागत किया और हमें अपने गांव की याद बहुत आई, पर अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कई दिनों तक तपती धूप की सड़कों पर चलकर हम एक ऐसी बस्ती में ठिकाना ढूंढ पाए जहां इंसानों का समंदर बसता था। कमरे बहुत छोटे थे, दीवारों से सिमटे जड़ रहा था और छत इतनी नीचे थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी हमारे सर पर गिर जाएगी। रघुवीर सिंह ने पहले ही दिन किराया और एडवांस मांगकर याद दिलाया कि यहाँ रिश्तों से ज़्यादा पैसों की अहमियत है। मैंने अपनी जेब से बची थोड़ी सी रकम उसे दे दी। काव्या ने चुपचाप अपना सामान सेट किया और कभी यह शिकायत नहीं की कि हम कहाँ आ गए। वह दिन भर सफाई और घर के कामों में लगी रहती और शाम को जब मैं थका हुआ काम से लौटता तो मुस्कुराकर मेरा स्वागत करती। शहर के इस छोटे से मुकाम में ज़िंदगी बिताना हमारे लिए नया तजुर्बा था। यह ना खुली हवा थी और ना अपनापन जो हमें गांव में मिलता था। फिर फिर भी हमने ठान लिया कि हमें यहीं अपनी नई दुनिया बसानी है और मेहनत से इस अजनबी शहर को अपना बनाना है। रात को मैं आसमान में कुछ बिखरे तारों को देखता जो शहर की धुंध में खो गए थे और काव्या की आंखों में उम्मीद की किरण देखता जिसने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। हमने तंगी के शुरुआती दिनों को चितौनी की तरफ अपनाया और ऊपर वालों पर भरोसा रखकर ज़िंदगी की नई शुरुआत की जिसकी मंजिल का हमें कोई पता नहीं था और ना ही कोई सहारा था। अगले दिन मैंने अपने औजार उठाए और काम पर निकल पड़ा ताकि अपनी मिस्त्री की कला से यहाँ भी पहचान बना सकूं। गांव का काम और शहर की बड़ी इमारत में मजदूरी करना अलग था। यहाँ काम की रफ्तार तेज थी और वक्त की कदर ज़्यादा। मैं सारा दिन ईंटें उठाता, समेटता, तैयार करता और दीवार खड़ी करता। शाम तक पूरा शरीर थक जाता और हाथों में छाले पड़ जाते, पर जब अपनी मेहनत की कुछ 300 जेब में रखता तो मुझे खुशी होती कि मैंने अपने परिवार के लिए ईमानदारी से पैसे कमाए। काव्या मेरे हाथों के छालों को देखकर उदास हो जाती और तेल लगाते हुए कहती, अजय इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं हमेशा यही जवाब देता कि यह तुम्हारी और हमारे आने वाले बच्चे की खुशी के लिए और हमारे सपने यह कुछ नहीं है। शहर वाले अपनी दुनिया में मगन थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, पर मैंने अपनी मेहनत से पहचान बनानी शुरू कर दी। ठेकेदार मेरे काम से शुरू किए गए थे क्योंकि मैं ईमानदारी और लगन के साथ काम करता था। काव्या ने भी घर के खर्च कम रखा और हर रुपए की कदर की। वह कहती थी कि बुरे वक्त के लिए कुछ पास होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी मेहनत और प्यार के बीच चल रही थी। हमें संतोष था कि हम किसी पर बोझ नहीं और अपनी कमाई से पेट भर रहे हैं। यह खुददारी हमें पापा हरिनाथ से विरासत में मिली थी। उन्होंने हमें सिखाया कि हर मुश्किल में डटे रहना और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना।
असली ताकत है। ऐसे ही हफ्ते, महीने और साल बदलते गए और मुश्किल जाता, और मैंने जब देखा कि भाई और वक्त जैसे पर लगाकर उड़ने लगा, हमारी जिंदगी में अब 3 बच्चों की चहल पहल शामिल हो गई थी, जिसने घर की रौनक को और बढ़ा दिया। पर मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां का बोझ भी बढ़ गया था। बच्चों की परवरिश, उनका खान पान और उनकी पढ़ाई के खर्च ने मुझे और ज़्यादा मेहनत करने पर मजबूर कर दिया था। इसी कारण मैंने बड़े ठेले लेना शुरू कर दिए थे। पर शहर की बढ़ती महंगाई और हर रोज़ बढ़ते खर्च ने मेरी कमर तोड़ दी थी। बिजली के बिल, घर का किराया और बच्चों की स्कूल की फीस, हर महीने मेरे सपने एक नए इम्तहान बनकर आ रहे थे। अब काव्या भी पहले से ज़्यादा खामोश रहने लगी थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं कितना दबाव में हूँ। अक्सर वह अकेले बैठकर अपना पुराना लॉकेट निकाल लेती और उसकी नज़र उसे अपनी माँ की याद में बता देती। मैंने कई बार पूछा, काव्या, इस लॉकेट में ऐसा क्या है जो तुम उसे देखकर इतना भावुक हो जाती हो? तो हमेशा यही कहती, यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल में दिया था। तब से इसमें मेरी जान बसती है और यही मेरी सबसे ताकत है। मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि उसके लिए इतना अहमियत रखता है, पर उसकी खुशी के खातिर मैं ज़्यादा सवाल कभी नहीं करता था। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उनकी ख्वाहिशों भी बढ़ रही थी, और जितना मैं कमाता वह सब जैसे हवा में उड़ जाता था। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया था, और हम जैसे लोगों के लिए अपनी इज्जत बचाना भी हर दिन कठिन होता जा रहा था। काव्या ने अपनी सभी ख्वाहिशें दबा दी और केवल बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जी रही थी। मैं अक्सर उसे देखकर सोचता, काश मैं उसे वह सब सुविधाएं दे सकता जिसकी वह हकदार है, पर हालत ने ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। हम लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे थे और ऐसे दलदल में गिर रहे थे जहाँ से निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। पर काव्या का वह लॉकेट और उसकी प्रार्थना ही हमें इस कठिन रास्ते पर चलने की हिम्मत दे रही थी, और हम एक नए तूफान की दस्तक के इंतजार में थे, जिसके बहुत जल्दी हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर हमारी ज़िंदगी की बुनियाद हिला दी। शहर के तपती धूप में काम करना कोई आसान काम नहीं था, खासकर जब हाथ में छाले से भरे हो और पेट की भूख हर लम्हा अपनी बेबसी का एहसास दिलाए। मैं सुबह से शाम तक ऊंची इमारतों पर ईंटें लगाता, समेटता, मिलाता और दीवारें खड़े करता, पर मेरे दिमाग में हमेशा अपने बच्चों के चेहरे घूमते रहते। मुझे याद था कि सुबह घर से निकलते समय बड़े बेटे ने नई किताबें लेने की मांग की थी, और छोटी बेटी ने अपनी फटी चप्पल दिखाते हुए मासूमियत से पूछा था, पापा, इस बार मुझे नए जूते मिलेंगे? इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से थैला उठाकर काम पर निकल आया। ठेकेदार आज कुछ ज़्यादा ही सख्त था, बार बार काम की रफ्तार बढ़ाने को कह रहा था, पर मेरा जिस्म जोर जोर दर्द कर रहा था। लेकिन मैं जानता था कि अगर थोड़ी सी भी सुस्ती दिखाई तो आज की दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। लगातार काम करने से पसीना मेरे आंखों में चला गया, जिससे धुंधला दिखाई दे रहा था। फिर भी मैं अपने काम में मगन रहा, ताकि शाम को घर जाकर बच्चों के खाने के लिए कुछ राशन ले सकूं। शहर की इस भाग दौड़ में हम जैसे मजदूर बस एक मशीन से कम कुछ नहीं थे, जिन्हें बस चलते रहना था। मैंने दीवार पर आखिर ईंट रखी और आसमान की तरफ देखकर ठंडी आह भरी। अब मेरे पास सिर्फ मेरे हाथ ही आखिरी सहारा थे। जब मैं थका हारा घर लौटा तो काव्या हमेशा की तरह दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, पर उसने कभी भी कुछ नहीं कहा। बच्चे अपने स्कूल के काम खत्म करके फर्श पर लेटे थे, क्योंकि कमरे में घुटन बहुत थी और पंखा सिर्फ हल्के चल रहा था। मैंने जेब से पैसे निकालकर काव्या के हाथ में रखे तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई, पर फिर वह चुप हो गई। उसने बताया कि स्कूल से फिर से टीचर्स ने कहा है कि बच्चों के फीस जमा नहीं हुए थे।
उन्हें क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि इतनी रकम हमारे पास नहीं था। तब काव्या ने बड़ी मेहनत दिखाई और कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई के काम से इंतजाम कर लूँगी। मैं जानता था कि वह रात भर जागकर लोगों के कपड़ों पर कढ़ाई करती है ताकि घर के खर्च में मदद कर सके, पर उसकी मेहनत भी घर के सामने काफ़ी नहीं थे। बच्चे अब सो चुके थे और हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने से भी कतराते थे, क्योंकि गरीबी ने हमारी खुशियों की चमक भी छीन ली थी। काव्या ने फिर वही लॉकेट निकाला और अपनी मुट्ठी में दबा लिया, जैसे उससे कोई ताकत मिल रही हो। अगले दिन सुबह मेरे लिए नया सदमा था, जब मैंने घर के दरवाजे के नीचे बिजली का भारी बिल देखा, जो पूरे महीने की मेरी दिहाड़ी के बराबर था। गर्मियों में पंखे दिन भर चलते थे और बच्चों को गर्मी में दाने निकल आते थे। मैंने बिल को बार बार देखा, शायद कोई गलती हुई हो, पर यह रकम एक कड़वी हकीकत थी। काव्या ने जब बिल की रकम सुनी तो उसके हाथों से पसीने का गिलास गिर गया। कुछ पैसे जो हमने बच्चों की फीस और राशन के लिए बड़ी मुश्किल से बचाए थे, अब उस कागज के टुकड़े के सामने खत्म होने वाले थे। मैंने सिर पकड़ लिया और दहलीज पर बैठ गया, क्योंकि महंगाई ने सच में मेरी कमर तोड़ दी थी। बिजली का भारी बिल हमारी जिंदगी दुश्वार कर रहा था। काबा की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी कि अजय, अब हम क्या करेंगे? घर का किराया भी तो देना है और रघुवीर सिंह किसी भी सूरत में अब नहीं मानेगा। वैसे ही पहले का किराया भी चढ़ा हुआ है। मैंने काव्या को इलाज दिलाने की कोशिश की, पर मेरी अपनी जुबान में भी हल्की घबराहट थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम ऐसे तूफान में फंस गए हैं जो हमारी खुशियों को बहाकर ले जाएगा। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, क्योंकि बिजली का भारी बिल चुकाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था और हम केवल पानी पीकर सो गए। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी शुरू होना था। बिजली का बिल भरने के बाद हमारे पास 1 रुपये भी नहीं बचा और घर का राशन भी खत्म होने के करीब था, जिसने हमारी परेशानियों में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। मैं सारा दिन तपती धूप में काम तलाशता रहा, लेकिन किस्मत ने आज साथ नहीं दिया और मैं खाली हाथ घर लौटा। कदम भारी हो रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे आज कुछ खास खाने की उम्मीद लगाए होंगे। अभी मैं बैठक में था कि बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और रघुवीर सिंह की तेज आवाज़ ने मेरे होश उड़ा दिए। वह किराए के पैसे लेने आया था और हमेशा की तरह आज भी गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसका लिहाजा जहरीला और उसकी बातें मेरे आत्मसम्मान को बुरी तरह हिला रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह और ज़्यादा भड़क गया और तेज आवाज़ में बोला कि उसे गरीबी को कोई परवाह नहीं, उसके घर के किराया वक्त पर आना चाहिए, वरना अपना सामान समेटो। और मैंने हाथ जोड़कर बड़ी मिन्नत से कहा कि साहब, इस बार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया। मेरी सारी जमा पूंजी उसमें ख़त्म हो गई है। बस महीने की 15 तारीख तक का समय दे दीजिए, मैं किसी तरह इंतज़ाम कर लूँगा। उसने मेरी बात सुनी और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि उसकी कोई दया नहीं है, यह सिर्फ वही रह सकता है जो समय पर पैसा देगा। उसकी धमकियों ने मेरे मासूम बच्चे को अंदर कमरे से सुनकर डराया और काव्या भी दीवार के सहारे खड़ी आंसू बहा रही थी, अपनी छत छीनते हुए महसूस करते हुए। रघुवीर सिंह के जाने के बाद घर में अजीब घुटन और उदासी छा गई। उसने हमारा जीना दुश्वार कर दिया था और हम दोनों बहुत परेशान थे। काव्या ने बच्चों को बहला फुसलाकर सुला दिया ताकि भूख महसूस ना करें, मगर वह खुद भूखी रही ताकि बच्चों के हिस्से का खाना बच सके। मैंने देखा कि उसका चेहरा लाल पड़ा था और आंखें अंदर धंस गई है, पर उसने अपनी जुबान से तकलीफ का जिक्र नहीं किया। मैं उसके पास गया, हाथ पकड़कर दुख से कहा कि काव्या, मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सका जिसका वादा किया था, और आज यह नौबत आ गई कि हमारे सर से छत छिनने वाली है और हम दर बदर होने वाले हैं।
वह मेरे तरफ देखकर धीरे मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में हजारों अनकहे दुख छुपे थे। पर उसने बड़ी हिम्मत से कहा कि आप इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। ऊपर वाला बहुत बड़ा है और हमें कभी सड़क पर नहीं आने देगा। फिर उसने वही पुराना लॉकेट निकाला जो हमेशा उसके गले में रहता था और अपनी मुट्ठी में दबाकर कहा कि यह मेरी माँ की आखिरी निशानी है। और हम मुश्किल में मुझे हौसला देते हुए मैंने देखा तो लॉकेट चमक डरावनी लग रही थी। पर मेरा दिमाग सिर्फ किराए की रकम जमा करने की फिक्र में खोया हुआ था। काव्या ने उस रात भी जागकर कढ़ाई का काम किया ताकि कुछ पैसे जमा हो सके, मगर वह रकम घर के एक दिन के राशन के बराबर ही थी, जबकि किराए की रकम हजारों में थी और 15 तारीख करीब थी। हर गुजरता लम्हा मेरी बेबसी और तनाव को बढ़ा रहा था, क्योंकि कहीं मदद नहीं मिल रही थी। मैंने शहर के हर ठेकेदार से काम मांगा, कई जगह मजदूरी भी की, पर किस्मत जैसे मुझसे पूरी तरह रूठी गई थी और इतनी रकम जमा नहीं हो पा रही थी कि रघुवीर सिंह का मुंह बंद कर सकूं। बच्चों के टीचर बार बार फ़ोन करके कह रहे थे कि फीस जमा करवाइए वरना इम्तहान में नहीं बैठेंगे। यह सुनकर मेरा सर चकरा गया, क्योंकि एक तरफ सिर छुपाने की ठिकाना दाव पर था, दूसरे तरफ बच्चों का भविष्य खतरे में। मैंने अपने रातों की नींद खत्म कर दी और भूख प्यास रहकर सारा दिन काम ढूंढता रहा। शहर के इस बेरहम जिंदगी में कोई मदद करने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी मस्ती में मगन था। काव्या ने अपनी बाकी हिम्मत जुटा ली और दिन रात कपड़े सीती रही। उसकी सेहत गिरती जा रही थी और अक्सर काम के बीच चक्कर आने लगते, जो मेरे लिए बहुत चिंता की बात थी। ऊपर से 15 तारीख भी सर पर थी और मेरे पास सिर्फ 100 ही थे, जो घर के किराए के लिए किसी भी हालत में पर्याप्त नहीं थे। मकान मालिक रोजाना चक्कर लगाने लगा और उसकी बात दूसरों को साफ सुनाई देने लगी, जिससे मेरी खुददारी बुरी तरह जख्मी हो रही थी और मैं किसी से भी नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने काव्या से कहा कि शायद हमें अब यहाँ से भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि यह शहर हमारे लिए बहुत बेरहम और सख्त दिल साबित हुआ। पर वह खामोश रही और उनकी नज़रें सिर्फ उस लॉकेट पर जमी रही, जैसे वह किसी चमत्कार के इंतजार में हो। और वही वक्त था जब हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफान दस्तक देने वाला था। हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और ना ही हमें अंदाज़ा था कि आगे क्या होने वाला है। 15 तारीख पर सूरज हमारी ज़िंदगी का सबसे कठिन इम्तहान बनकर निकला और हर गुजरे लम्हे के साथ मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। रात भर कोई सो नहीं पाया, क्योंकि हमें पता था कि आज वह दिन है जब हमारी छत और इज्जत का फैसला होना है। हमारी जेब बिल्कुल खाली थी। काव्या सुबह सवेरे उठकर बच्चों को तैयार कर रही थी। उसके हाथ काँप रहे थे और उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी कि रघुवीर सिंह आएगा। घर का नाश्ता सिर्फ चाय तक सीमित थी, क्योंकि आटा खत्म हो गया। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकूं। बच्चे खामोश थे, क्योंकि उनके मासूम दिमाग में यह सवाल घूम रहा था कि क्या आज हम सच में बेघर हो जाएंगे। मैंने हिम्मत जुटाकर काव्या का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा देने लगा कि कोशिश की, मगर मेरी आवाज़ में भी कपकपाहट थी जिसे मैं छुपा नहीं सका। बाहर गली में जिंदगी रोज की तरह चल रही थी, पर हमारे घर के अंदर वक्त जैसे रुक गया था और हम सिर्फ उस दस्तक का इंतजार कर रहे थे जो हमारी बर्बादी का सामना लेकर आने वाली थी। इसका डर हमें कई दिनों से सोने नहीं दे रहा था और आज वह कड़वी हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा था। सूरज पूरी तरह भी नहीं निकला था कि बाहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और काव्या ने बच्चों को अपने पास लपेट लिया। मैंने मुश्किल से कदम बढ़ाए और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने रघुवीर सिंह अपने गुस्से वाले साथियों के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। आते ही उसने किराया मांगा और जब मैंने बताया कि अभी इंतजाम नहीं हो सका तो वह और गुस्सा हो गया और बुरा भला कहने लगा।
उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हमारा सारा सामान उठाकर गली में फेंक दो, क्योंकि यह लोग शराफत की जुबान नहीं समझते और उसे अपना मकान खाली चाहिए। मैंने हाथ जोड़कर और पांव पकड़कर भीख मांगी, पर वह सख्त इंसान ने मुझे धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद घर में दाखिल हो गया। वो बदतमीज इंसान हमारे चारपाई और बच्चों के बिस्तर उठाकर बाहर फेंकने लगा। मोहल्ले के लोग खामोश होकर तमाशा देख रहे थे, पर किसी में हिम्मत नहीं कि उसे रोका जा सके। काव्या की चीख और बच्चों का रोना मेरी आत्मा को खींच खिचड़ी कर रहा था। मैं बेबस इंसान की तरह अपनी बेइज्जती देख रहा था और मेरा सारा गुरूर मिट्टी में मिल रहा था। जहाँ मेरा सामान बिखरा पड़ा था, घर का सारा सामान अब गली के धूल में था और हम घर से बेघर हो गए थे। जिसमें हमने इतना सारा वक्त गुजारा, अब हमारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। बच्चे सहमे हुए थे और अपनी माँ की चादर के पीछे छुपे थे। उनकी आंखों में यह डर था जो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं उनका बाप होते हुए भी उन्हें छत नहीं दे पा रहा था। काव्या का रंग फीका पड़ गया और वह सदमे की हालत में खड़ी थी। उस बर्बादी को देखकर जो पल भर में हम पर आई थी और हमें किसी तरह की मोहलत भी नहीं मिली। मुझे यह फिक्र खा रही थी कि अगर आज हमने कहीं और घर लेना चाहा तो एडवांस के लिए बड़ी रकम चाहिए जो हमारे पास नहीं थी, और इस शहर में बिना पैसे के सिर छुपाने की जगह कोई नहीं देता। बच्चे स्कूल के करीब पढ़ते थे और उनका फ्यूचर भी दांव पर था, क्योंकि पास में कोई सस्ता मकान मिलना नामुमकिन था। रघुवीर सिंह ने आखिरी बार बुरा भला कहा और ताला लगाकर वहां से चला गया। हम गली में बैठकर अपने बिखरे हुए सामान के पास अपनी तकदीर का रोना रो रहे थे, और गुजरा हुआ कल हमें और ज़्यादा बेबसी की तरह धकेल रहा था। उस वक्त कोई ऐसा रास्ता नहीं था। नज़रें चारों तरफ भटक रही थी, लेकिन ऐसा कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था जो हमारी बेइज्जती को रोक सके। हम बस ऊपर वाले के तरफ देखे जा रहे थे कि शायद कहीं से कोई चमत्कार उतर आए और हमें फिर से सिर छुपाने के लिए एक छत मिल जाए। जबकि दिल के किसी कोने में यह एहसास भी था कि अब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। गली के नुक्कड़ पर बिखरा हुआ हमारा सामान हमारी बरसों की मेहनत, पसीने और जोड़ तोड़ की कमाई की बर्बादी की गहराई दे रहा था। वही टूटी बाल्टियाँ, पुराने बर्तन, बच्चों की किताबें और कपड़ों के ढेर ऐसे पड़े थे जैसे हमारी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। हम सब वहीं बैठे थे, एक जिंदा तस्वीर बनकर, जिसका कोई हाल नजर नहीं आ रहा था। उधर से गुजरने वाला हर इंसान हमारी हालत को कभी जिज्ञासा से देखता, कभी थोड़ी सी हमदर्दी से नजरें फेर लेता, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इस बार रघुवीर सिंह के सामने खड़ा हो सके। मेरे मासूम बच्चे रोते रोते थक चुके थे और अब गली के एक कोने में चुपचाप बैठ गए थे। उन्हें यूं ही खामोश देखकर मेरा दिल अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, क्योंकि मैं उनका बाप होकर भी उन्हें एक सुरक्षित छत देने में नाकाम साबित हुआ था। काव्या बिखरे हुए बर्तनों और कपड़ों को समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वह बार बार अपनी चादर के पल्लों से आंखें पोंछ लेती ताकि बच्चे उसका दर्द और आंसू ना देख सकें। मेरे जहन की जिंदगी को वो तमाम कठिन दिन घूमने लगे जब मैंने तपती धूप में पसीने से लथपथ होकर मिस्त्री का काम किया था। एक एक रुपया जोड़कर मैंने यह सपना देखा था कि अपने बच्चों को यह जिंदगी दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिली। पापा हरिनाथ की सीख हमेशा याद आती थी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन आज वही सारी मेहनत इस गली में बिखरी पड़ी थी और हम खुले आसमान के नीचे खड़े थे। यह वही जगह थी जहां हमने अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल गुजारे थे, और अब यहाँ की खामोश इतनी भरी लग रही थी कि मुझे अपनी सांसें बिगड़ती हुई महसूस हो रही थी। मैं बस यही सोच रहा था कि रात कहाँ गुजारेंगे, इस मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा। हमारे पास ना कोई दूसरा ठिकाना था और ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके दरवाजे पर इस वक्त दस्तक दी जा सके। यह शहर
अपनी पूरी बेरहमी के साथ हमें चुकाने के लिए तैयार खड़ा था। बच्चे भी अब चुप थे, लेकिन उनकी यह खामोशी मेरे सीने में चुभती हुई ठेस बन चुकी थी, क्योंकि मैं जानता था कि वह भूखे प्यासे जमीन पर बैठे किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे, जो शायद अभी नहीं होना था। मैंने काव्या के पास जाकर उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन मेरी अपनी हिम्मत जुबान दे गई। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने के काबिल भी नहीं था, क्योंकि मैंने उसे ऐसी जिंदगी दी थी जिसके सिर्फ संघर्ष और दुख ही लिखा हुआ था। काव्या ने मेरे तरफ देखा और उसकी नज़रें में एक अजीब सी मजबूती थी जिसने मुझे झकझोर दिया। उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा कि आपने आपको कमज़ोर मत समझिए, यह हमारी तकदीर का इम्तहान है। ऊपर वाला हमें इससे ज़रूर बचाएगा और निकालेगा। बस आप हौसला मत हारिए, क्योंकि अगर आप टूट जाएंगे तो हम सब बिखर जाएंगे। मैंने उसे सच बता दिया कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कहीं और घर लेने जाएंगे तो पहले महीने का एडवांस मांगा जाएगा, और इस वक्त हमारे जेब में 1 रुपया भी नहीं है। कोई भी हमें घर देने को तैयार नहीं होगा। शायद आज की रात किसी स्टेशन पर ही गुजारनी पड़े। हमें इसी बात पर टूटे मन से चर्चा कर रहे थे कि तभी वह सख्त दिल इंसान रघुवीर सिंह दोबारा वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। उसने गुस्से में कहा कि तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा था गली खाली करो, वरना पुलिस बुलाकर धक्के दिलवाकर निकलवा दूंगा। मुझे अपने गले की बदनामी मंजूर नहीं है। उसके शब्द मेरे जख्मों पर नमक की तरह पड़ रहे थे। इस इंसान के लिए हम इंसान नहीं, बस किराए और जायदाद से जुड़े एक परेशानी थे। जब काव्या ने देखा कि रघुवीर सिंह अब हमें यहाँ से भी भगाने पर उतारू है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने एक ऐसा फैसला किया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह चुपचाप उस पुराने से पर्स के तरफ बढ़ी जो सामान के ढेर से सबसे ऊपर पड़ा था। कांपते हुए हाथों से उसने वह छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें उसकी माँ की आखिरी निशानी, वह सोने का लॉकेट रखा था जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा समझती और बहुत ज़्यादा संभाल कर रखती थी। मैंने उसको कई बार रोकने की कोशिश की और कहा कि काव्या, यह तुम्हारी माँ की निशानी है, इसको मत निकालो, हम कहीं और इंतजाम कर लेंगे। पर उसने एक मजबूत एहसास के साथ मेरे तरफ देखा और कहा कि अजय, आज मेरी ममता और मेरी गैर का सवाल है, और मैं अपने बच्चों को सड़क पर सोते हुए नहीं देख सकती। इसलिए इस लॉकेट की कुर्बानी देना अब जरूरी हो गया। उसने वह लॉकेट निकाला जो शाम की ढलती हुई रोशनियों में किसी सितारे के तरह चमक रहा था, और उसने एक आखिरी बार उसको अपनी आंखों से लगा लिया, जैसे अपनी माँ से माफ़ी मांग रही हो कि वह उसकी निशानी को इस तरह से बेचने या फिर किसी के हवाले करने पर मजबूर हो गई है। फिर वह मकान मालिक के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो अभी गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उसने अपनी मुट्ठी खोलकर वह लॉकेट उसके हथेली पर रख दिया और रोनी हुई आवाज़ में कहा कि यह मेरी सबसे कीमती चीज़ है, इसको रख लो और हमें घर में दोबारा से रहने दो, ताकि मेरे बच्चे सड़क पर नहीं रहें। मकान मालिक ने पहले तो शांति राना हंसी के साथ हंसते हुए कहा कि तुम जैसे भिखारी के पास असली सोना कहाँ से आएगा भला? यह जरूर कोई सस्ती सी चीज़ होगी। पर जैसे ही उसने लॉकेट को अपने आँखों के करीब किया तो उसके चेहरे के असर एकदम ही बदल गए और उसके हाथ पूरी तरह से कांपने लगे। वो लॉकेट को इस तरह से घूर रहा था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और उसकी जुबान जैसे तलवे से चिपक गई हो, क्योंकि इस लॉकेट के बनावट और उस पर मौजूद वो खास निशान उसके लिए अजनबी नहीं थे। अरे वह वही लम्हा था जहाँ से हमारी ज़िंदगी की दस्तक एक बिल्कुल नए और हैरान मोड़ के तरफ आने वाली थी, जिसका हमें दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस लम्हे हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाला है और हमारी तकदीर को एक पल में बदल कर रख देगा।
मकान मालिक के हाथों में और लॉकेट क्या आया जैसे उसके पूरे वजूद पर कपकपाहट आ गई और उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वह आदमी जो अभी कुछ लम्हे पहले हमें कीड़े मकोड़े की तरह इतना ज़्यादा कमतर समझ रहा था, अब उसके माथे पर पसीने के कतारे आने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से इस सुनहरे लॉकेट के बीच मौजूद उस बारीक बनावट को बताया और जिसके बारे में काव्या को भी नहीं पता था कि यह खुलता भी है। जैसे वह दबाया तो एक छोटे से दिल की शक्ल में खुल गया। उसके अंदर जो तस्वीर मौजूद थी, जो वक्त गुजरने के साथ थोड़ी धुंधली जरूर हो गई थी, पर उनमें मौजूद चेहरे बिल्कुल साफ दिख रहे थे। मकान मालिक ने जब एक तरफ अपनी जवानी की तस्वीर देखी और दूसरी तरफ अपनी इस पत्नी को देखा जिसकी तलाश में उसने अपनी जिंदगी गंवा दी थी, उसके हलक से एक दिल दहला देने वाला चीख निकल गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गया जहां हमारा सामान बिखरा पड़ा था। काव्या जो अब तक डर से थर-थर काँप रही थी, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यह सख्त दिल इंसान इस तरह क्यों टूट गया और वह लॉकेट को देखकर इस तरह से क्यों रो रहा है, जैसे उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि आखिर इस मामूली से जेवर में ऐसा क्या जादू है जिसने एक पल में दुश्मन को ऐसे बना दिया। मकान मालिक ने लॉकेट को अपने सीने से लगा लिया और बार बार इस तस्वीर को चूमने लगा जैसे वह सच में किसी जिंदा वजूद से मिल रहा हो। उसकी आंखों में गिरने वाली आंसू अब इस लॉकेट के चमक को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे और गली में मौजूद हर इंसान उस अजनबी गरीब मंजर को देखकर हैरान था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मकान मालिक की हालत देखकर मैं अपनी सारी तकलीफ एक पल के लिए भूल गया था और मेरे दिल में एक अजीब सा सवाल आने लगा कि इस कहानी का असली सिर क्या है जो हमारे सामने खुलने वाला है। मकान मालिक बार बार काव्या के चेहरे को देखने लगा और फिर उस तस्वीर को देखा जैसे वह किसी हकीकत को सामने की कोशिश कर रहा हो। उसकी शक्ति और घमंड अब बिल्कुल ही खत्म हो गए थे और उसकी जगह एक ऐसी बेबसी ने ले ली थी जो सिर्फ किसी हारे हुए इंसान के चेहरे पर नजर आती है। उसने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और काव्या के तरफ बढ़ते हुए कुछ कहना चाहा। हमें लग रहा था जैसे वक्त वहीं थम गया हो। कुछ देर बाद रघुवीर सिंह ने खुद को संभाला और कांपती हुई आवाज में काव्या से पूछा कि सच सच बताओ, यह लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारी माँ का क्या नाम था? काव्या ने घबराए हुए लहजे में जवाब दिया कि मेरी माँ का नाम आशा था और यह लॉकेट उन्होंने मुझे अपने आखिरी वक्त पर दिया था। उन्होंने कहा था कि यह तुम्हारी असली पहचान है और इसे हर हाल में संभाल कर रखना। काव्या ने यह भी बताया कि उसकी माँ का मानसिक संतुलन उसके बचपन से ही ठीक नहीं था। वह हमेशा किसी अनजाने डर में जीती थी, अपने बीते हुए वक्त के बारे में जिन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता था। बस अक्सर वह इस लॉकेट को देखकर अकेले में रोती थी और इसी मुट्ठी में कसकर पकड़कर किसी गहरी सोच में खो जाती थी। यह सुनते ही रघुवीर सिंह की हिचकियाँ बंद हो गई। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने हमें बताया कि करीब 25 साल पहले उनकी पत्नी एक हादसे में सिर पर गहरी चोट लगने के बाद अचानक घर से गायब हो गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव भटकते रहे, अपनी जायदाद और पूरी जवानी उसकी तलाश में लगा दी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, ऐलान करवाए, हर जगह गए जहां उनके होने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिला। उन्होंने बताया कि जब उनकी पत्नी गायब हुई थी तब वह गर्भवती थी और आज उनके सामने खड़ी काव्या ही उनकी वही औलाद थी जिसे वह कुछ देर पहले सड़क पर फेंकने की धमकियां दे रहे थे। अब रघुवीर सिंह बार बार काव्या के पास जाने की कोशिश कर रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई, कैसे उन्होंने अपनी ही बेटी को पहचानने में इतनी देर कर दी
और उसे इतना दर्द दिया जिसका पछतावा शायद उन्हें सारी जिंदगी रहेगा। काव्या भी अपने पिता की बातें सुनकर भीतर से हिल गई थी, क्योंकि अब उसे अपनी माँ की वे सारी खामोशी रातें और उदास आंसू समझ आने लगे थे, जो इस लॉकेट को देखकर बाहियां करती थी। जो माँ एक बोझ बनकर दुनिया से चली गई, वह असल में एक बड़े घर की मालकिन थी, और आज वही आदमी अपनी ही बेटी को दर दर भटकने वाला था। इस सच ने पूरे मोहल्ले को हलचल मचा दिया। जो लोग कुछ देर पहले हमें नफरत की नज़र से देख रहे थे, उनकी आंखों में अब अजीब सी इज्जत उतर आई थी। रघुवीर सिंह ने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सारा सामान इज्जत के साथ घर के अंदर ले जाओ। उन्होंने कहा कि अब ये लोग नीचे नहीं बल्कि मेरे साथ ऊपर की बड़ी मंजिल में रहेंगे, जो इनका अपना घर है। उन्होंने मेरे बच्चों को सीने से लगा लिया, उनके माथे चूमे और कहा कि ये मेरी जिगर के टुकड़े हैं, और मैंने अपने ही नाती नतकुर को बेघर करने की कोशिश की। मेरे बच्चे जो अब तक डरे सहमे हुए थे, इस अचानक बदले माहौल से हैरान थे, लेकिन काव्या के पिता हरिनाथ के प्यार ने उनके दिल से डर निकाल दिया। काव्या अपने पिता के गले लगकर इस तरह रो रही थी जैसे सालों की जुदाई एक पल में खत्म हो गई हो। और मैं जो अब तक एक मिस्त्री की तरह काम करके जिंदगी चला रहा था, आज इतने बड़े घर का दामाद बन चुका था। मगर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि काव्या को उसका खोया हुआ घर और उसका पिता मिल गया। हरिनाथ ने मुझसे कहा कि तुमने मेरी बेटी का सबसे मुश्किल वक्त में साथ दिया, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए आज से तुम मेरे लिए बेटे के तरह हो। अब तुम्हें मिस्त्री का काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर और मेरे सारे कारोबार को संभालोगे, क्योंकि यह बोझ मैं अब अकेले नहीं उठा सकता। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऊपर वाले ने हमें सब्र का ऐसा फल दिया था जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। काव्या ने वह लॉकेट दोबारा अपने गले में पहन लिया, लेकिन अब वह दर्द की नहीं बल्कि जीत और मिलन की निशानी बन चुका था। अब ना किराए का डर था और ना बेघर होने का। हर तरफ अपनापन और प्यार था। और हरिनाथ ने ऐलान किया कि आज के बाद काव्या इस सारी जायदाद की इकलौती वारिस है। यह घर अब उसका है, जहाँ वह मालकिन बनकर रहेगी। हमने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, जिसने हमें इतनी बड़ी तकलीफ से निकालकर ऐसी खुशी दी थी कि हमारे सारे दुख एक खूबसूरत अंजाम में बदल गए। जब हरिनाथ ने काव्या को सीने से लगाया तो उनके आंसू उनके सिर से भीग रहे थे और उनका पूरा वजूद पछतावे की आग में जल रहा था, जिसने सालों की शक्ति को पिघाल दिया था। वह मकान जो बरसों से खामोश और अकेलेपन का किला बना हुआ था, आज सच्चे जज्बातों और अपनों की मौजूदगी से गूंज उठा। अपनी बातों के बीच उन्होंने बताया कि उनके ही भाइयों ने उनके चारों तरफ झूठ और लालच का ऐसा जाल बुना था जिसने उनकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी। उन रिश्तेदारों की नज़र सिर्फ उनकी जायदाद पर थी, जिस वजह से उनकी पत्नी को गायब करने की साजिश कराई गई, और इसी जुदाई के गम ने उन्हें एक शक दिल इंसान बना दिया जो हर किसी को शक की नज़र से देखने लगा। पर आज जब सच्चाई सामने आई तो रघुवीर सिंह ने अपने ही वकील को बुलाया और मेज पर सारे कानून दस्तावेज फैला दिए। उनकी जिंदगी भर की मेहनत और कमाई का नतीजा थे। उन्होंने अपनी सारी जायदाद और बैंक बैलेंस काव्या के नाम कर दिया। काव्या अपनी माँ की उस तस्वीर को देखकर रो रही थी जो लॉकेट के अंदर थी, और उसे महसूस हो रहा था कि जैसे उनकी माँ की आत्मा आज उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही है। रघुवीर सिंह बार बार माफ़ी मांगते रहे कि नादानी में उन्होंने अपनी बेटी को इतना दुख दिया। उन्होंने अपने होठों पर हाथ रखकर सब पुरानी शिकायतों और गिले शिकवे हमें हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए। फिर उन्होंने अपने मतलबी भाइयों से सभी ताल्लुक़ तोड़ दिए और अपनी बेटी को उसका असली हक दिलाया। उस रात के बाद हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था।
मेरे वो हाथ जो कड़ी धूप में ईंटें उठाते और समेटने लगे थे, अब रघुवीर सिंह के बड़े ऑफिस में कारोबार और हिसाब किताब के रजिस्टर संभालने लगे। उन्होंने मुझे सिर्फ दामाद नहीं बल्कि अपने सगे बेटे के तरह इज्जत दी और हर कारोबार पहलू का कॉन्फिडेंट बना दिया। दूसरी तरफ काव्या ने इस बड़े घर को अपनी ममता सलीके से संभाला। दीवारों में खुशियों से मुस्कुराने लगी। हमारे बच्चे जो कभी फटे चप्पल और मैले कुचैले कपड़ों में बस्ती के खाक छानते थे, अब शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। उनके बस्तों में किताबें की खुशबू थी और चेहरे पर वह कॉन्फिडेंट आ गया जो सिर्फ मजबूत छत और प्यार भरे परिवार में मिलता है। परिवार ने घर के हर कोने में अपनी माँ की यादें सजाई और रोजाना अपने पिता का ख्याल रखा, जैसे बीते सालों की कमी को एक ही दिन में पूरा कर देना चाहती हो। हमारे लिए यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जिस शहर ने हमें धक्के दिए थे, आज वही शहर हमें एक खुशहाल परिवार की हैसियत से पहचान रहा था। और यह सब काव्या के सब्र और उस लॉकेट की वजह से मुमकिन हुआ जिसने हमारी तकदीर बदल दी। अब हमारे शाम इस बड़े घर के लॉन्ग में गुजरती जहाँ रघुवीर सिंह अब सख्त दिल इंसान नहीं बल्कि मेहरबान नाना के रूप में नजर आते। वह अक्सर अपने नाती नतकुर के साथ घास पर बैठकर खेलते और उनकी मासूम बातों पर खिलखिलाकर हंसते। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सुकून था जो केवल बिछड़े हुए अपने बच्चों के पाने के बाद मिलता है। काव्या ने वह सुनहरा लॉकेट अब अपने गले में उतारकर एक खूबसूरत मक्खल डिब्बे में रखा और घर के खास जगह पर रख दिया ताकि यह हमें हमेशा याद दिलाता रहे कि हम कितने कठिन में क्यों ना रहें। यहाँ तक पहुँचना ही जिंदगी अब अच्छे रास्ते पर चल पड़ी थी। बीते हुए वक्त दुख सिर्फ सबक बनकर रह गए थे। लॉन्ग में बच्चों की हंसी और उनके नाना की मुस्कान नया मुकद्दर बन चुके थे। काव्या की आंखों में पुराना डर नहीं बल्कि सुकून ठहर गया था। यह साबित कर रहा था नीयत साफ हो और हौसला पुख्ता हो तो कुदरत खुद बिछड़े रास्तों के मंजिल मिला देती है। वह सुनहरा लॉकेट अब सिर्फ एक जेवर नहीं बल्कि हमारी नस्ल के लिए कामयाब की खामोशी निशानी बन गया जिसने बेइज्जत की काली रातों को भी एक रोशन रास्ता दिखाया। उस रात के बाद हमारी जिंदगी जैसे किसी और ही मोड़ पर आ गई। जिस गली में हम डरते डरते सांस लेते थे वही अब अपनापन ओठे खामोश खड़ी थी। रघुवीर सिंह अक्सर रात को बालकनी में खड़े होकर बहुत देर तक आसमान को निहारते और जैसे अपनी बीती जिंदगी के हर खोए पल में माफ़ी मांग रहे हों। उनके चेहरे पर अब शक्ति नहीं बल्कि थकी हुई तसल्ली थी जो बरसों याद किसी अपने को सीने से लगाने पर मिलती है। काव्या सुबह सबसे पहले उनके लिए चाय बनाती, जैसे हर घूंट में अपनी अधूरी ममता उड़ाल लेना चाहती हो। वह जानती थी कि वक्त वापस नहीं आता लेकिन एहसास भर जाता है। पापा भी हर छोटी छोटी बात में बच्चों को पास बुला लेते, कभी कहानी सुनाने के बहाने, कभी बस यूं ही सर पर हाथ फेरने लगे। शायद वह अपने अंदर की खाली जगह भरने रहे थे जो सालों तक पत्थर बनकर खड़ी रहती थी। मुझे कई बार लगता था कि अगर उस दिन काव्या ने वह लॉकेट नहीं निकाला होता तो शायद हम आज उसी स्टेशन पर बैठे होते जहां उस रात को गुजारने को सोचा था। लेकिन सच यह था कि वह सिर्फ एक लॉकेट ही नहीं, वह हमारी किस्मत की आखिरी दस्तक थी, एक ऐसी दस्तक जिसने बंद दरवाजे को भी खोल दिया। काव्या जब पहले जैसे डरी सहमी नहीं थी, उसकी आंखों में एक ठहराव था, एक गहराई थी, जैसे उसने जिंदगी को बहुत करीब से देख लिया हो। वह अक्सर बच्चों को सुलाती वक्त कहती कि बच्चे याद रखना, हालत चाहे जैसे भी हो, इंसान को अपना ज़मीर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस घर की दीवारें अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, उनमें दुआएं और आशीर्वाद बस चुके थे। और जो कभी सख्त दिल मकान मालिक था
वही रघुवीर सिंह अब हमारे बच्चों के नाना बन चुके थे। कभी कभी काव्या उस मखमली डिब्बे को खोलकर लॉकेट को देख लेती, पर अब उसमें दर्द नहीं होता था, बस ऊपर वाले का शुक्र होता था, हालात का और इस हिम्मत का जो आखिरी सांस तक इंसान का साथ नहीं छोड़ती। हम समझ चुके थे कि जिंदगी हर किसी को तोड़ती है, लेकिन हर टूटा हुआ इंसान हारता नहीं। कुछ लोग उसी टूटन से अपनी सबसे मजबूत कहानी लिखते हैं, और हमारी कहानी भी उसी एक छोटे से सुनहरे लॉकेट से दोबारा शुरू हुई थी। क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलें हर किसी के हिस्से में आती है। कभी पैसा नहीं होता, कभी सहारा नहीं होता, और कभी अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे हालात में इंसान बहुत जल्द बिखर जाता है, लेकिन जो इंसान मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता, वही आगे चलकर मजबूत बनता है। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, इंसान को अपनी अच्छाई और इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। जब नीयत साफ होती है और दिल में सब्र होता है, तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। यह बात अब हमने सिर्फ सुनी नहीं थी, बल्कि जी थी। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में डर की जगह भरोसे लेने लगी थी। अजय अब हर सुबह इस एहसास के साथ उठता था कि बीता हुआ कल चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना रहा हो, आज की सुबह एक नई जिम्मेदारी और नई उम्मीद लेकर आई है। अक्सर कहते थे कि जिंदगी ने हमें बहुत देर से मिलाया, लेकिन शायद इसी देर में बहुत सी सच्चाइयाँ भी छुपी हुई थी, जिन्हें समझना जरूरी था। काव्या घर संभालते हुए सिर्फ एक बेटी या बहू नहीं थी, बल्कि उस टूटे हुए अतीत की मरहम बन चुकी थी, जिसने रघुवीर सिंह को सालों तक भीतर से भीतर जला दिया था। वो उनकी दवाइयों से लेकर उनके अकेलेपन तक का ख्याल रखती, और कभी कभी चुपचाप उनके पास बैठकर बस उनका हाथ थाम लेती। उन लम्हों में शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि रिश्ते अब दर्द से नहीं अपनापन से बोलते थे। बच्चे भी धीरे धीरे उस नए माहौल में घुलने लगे थे। जिन आँखों में कभी डर और भूख बसती थी, उनमें बस अपने चमकने लगे थे। स्कूल से लौटकर वे अपने नाना रघुवीर सिंह को अपनी कॉपी दिखाते, सवाल पूछते और उनकी गोद में बैठकर हंसते। रघुवीर सिंह की पहचान अब उस सख्त मकान मालिक की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की बन चुकी थी जो अपनी ही गलती का बोझ उतारकर इंसान बन गया था। अजय के लिए सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब उसे हर दिन अपने बच्चों के सामने बेबसी महसूस नहीं होती थी। वह जानता था कि मेहनत अब भी ज़रूरी है, मगर डर के साथ नहीं, आत्मसम्मान के साथ। उसे ऐसा लगता था कि अगर इंसान की नीयत साफ हो और यह आखिरी वक्त तक हिम्मत थामे रखे, तो हालात चाहे कितने भी अधूरे क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से रोशनी जरूर झांकती है। और उसी रोशनी की पहली किरण वही सुनहरा लॉकेट बना, जिसने रिश्तों को पहचान, बिछड़ों को मिला दिया और एक उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से बसने का मौका दिया। अब वह लॉकेट सिर्फ यादों का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक गवाही था कि सब्र कभी बेकार नहीं जाता। वक्त जरूर लेता है, इम्तहान जरूर लेता है, लेकिन जब देता है तो इतना देता है कि बीते हुए सारे दुख छोटे। जिस घर से कभी बेइज्जती करके निकाला गया था, उसी शहर में अब इज्जत और अपनापन हमारा नाम बन चुका था। लोग जो कभी तमाशा देखते थे, आज सलाम करते थे। रघुवीर सिंह की शक्ति अब बीते कल की परछाई बन चुकी थी। यह कहानी सिर्फ गरीब से अमीर की नहीं थी, यह कहानी थी टूटकर भी ना झुकने की, हालात से हार ना मानने की, और आखिर सांस तक सही काम करने की। काव्या बच्चों को सुलाते वक्त बस इतना ही कहती कि याद रखना, हालात चाहे जैसे हों, इंसान को अपना ज़मीन नहीं छोड़ना चाहिए। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी, क्योंकि जब इंसान सही रहता है तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में रास्ता ज़रूर खोल देता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इसका असर यहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए।